बिहार और न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 दिसंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में राजनीतिक घमासान लगातार जारी है। बिहार में मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाने की मांग उठी है। जी आपको बता दूं कि बिहार में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस की तरफ से मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाने की मांग उठाई गई है। आपको बता दूं कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव शाहनवाज आलम ने मांग की है कि यदि बिहार में अगले साल INDIA की सरकार बनती है तो फिर उसमें कम से कम 2 उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, उनमें से एक मुसलमान भी होना चाहिए। मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाया जाए। अब इस पर राजद ने पलटवार कर दिया है। जहां कांग्रेस के बयान आने के बाद से राजद ने इस पर पलटवार किया है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सहयोगी दलों को इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए। इस तरीके के बयान गठबंधन धर्म का उल्लंघन करते हैं। कांग्रेस को अपने बयानों पर नियंत्रण रखना चाहिए। दोस्तों पछुआ हवा के प्रभाव से बिहार के अधिकतम और फिर न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक सोनी कुमारी की माने तो अगले 48 घंटे के दौरान तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। उन्होंने बताया है कि हिमालय की तराई वाले जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। जब मौसम विभाग की ओर से शुक्रवार को बिहार के 15 जिलों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि 12 जिलों में पवन ठिठुरन का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि दिन में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन शाम से लेकर सुबह तक लोगों को कनकनी से परेशानी होने की प्रबल संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इन दिनों पटना, गया, पूर्णिया और फिर फॉरबिसगंज का न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है, लेकिन अब इसमें गिरावट होने की संभावना है। यह बताया गया है कि पिछले दिनों पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और फिर मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। लंबे समय के बाद बर्फबारी और फिर बारिश का बिहार के भी विभिन्न जिलों में देखने को मिल रहा है। फिलहाल बिहार में सर्द उत्तर पश्चिमी हवा का बहाव जारी है। इसके अलावा वायुमंडल के निचले स्तर पर नमी की मात्रा बढ़ी हुई है। इस वजह से भी हिमालय के तराई वाले जिलों में देर रात और फिर सुबह के समय घना कोहरा छाए रहेंगे। अन्य जिलों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहने का पूर्वानुमान है। बिहार वासियों के लिए ये एक बड़ी और अच्छी खबर है। बड़ी और अच्छी खबर यह है कि बिहार को अब दूसरा ग्लास ब्रिज मिलने वाला है। इसके लिए सरकार 97 करोड़ 61 लाख रुपए खर्च करेगी। आपको बता दूं कि एक कालखंड में बिहार खराब सड़क, अपराध, लूट, अपहरण और फिर भ्रष्टाचार के लिए सुर्खियों में रहता था। क्राइम की खबरें उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा बिहार में ही आती थी। जंगल राज की छवि से बिहार को उभरने में काफी वक्त लगा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बिहार में गजब का डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ विकास की बयार बह रही है। जब बिहार के 5 जिलों में मेट्रो का निर्माण होने वाला है। राजगीर में ग्लास ब्रिज बन चुका है। हर साल हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर परिवार और फिर दोस्तों के साथ घूमने के लिए आते हैं। अब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया है कि राज्य में बेहद जल्द ही दूसरा ग्लास ब्रिज बनने जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि राजगीर के बाद अब सहरसा में राज्य का दूसरा ग्लास ब्रिज बनेगा। उन्होंने बताया है कि मत्स्यगंधा झील के विकास के लिए सरकार 97.61 करोड़ रुपए खर्च करेगी और फिर करमचक इको टूरिज्म एडवेंचर हब बनाने के लिए 49 करोड़ 51 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस दौरान झील पर दर्जनों आकर्षक संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के तहत झील का कायाकल्प किया जाएगा। ग्लास ब्रिज के अलावा यहाँ कई घाट, टॉयलेट ब्लॉक, फूड कोर्ट, पार्किंग, म्यूजिकल फाउंटेन आदि भी बनाए जाएंगे। यहाँ आने पर पर्यटकों को आसानी से हर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस योजना के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने भी अपना खजाना खोल दिया है। जब सहरसा में ग्लास ब्रिज बन जाने से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। जब बड़ी संख्या में होटल और फिर रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे, इसका सकारात्मक असर बिहार की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यहाँ पर ब्रिज बन जाने से आसपास के कई जिलों का किस्मत चमक उठेगा। दोस्तों बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले उभरते युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने महज 13 साल की उम्र में भारत की तरफ से U19 एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करके सबको चौंका दिया था। जहां वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्हें सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए क्रिकेटर को शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और फिर विजय कुमार सिन्हा के अलावा मंत्री विजय चौधरी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दूं कि बिहार के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया है। जब महज 13 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने U19 एशिया कप में भारत के लिए बैक टू बैक 250 जड़ते हुए सबका दिल जीत लिया था।
इससे पहले वैभव ने ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के खिलाफ यूथ टेस्ट मैच में 13 साल 188 दिन की कम उम्र में ही सबसे युवा इंटरनेशनल शतक बनाने का रिकॉर्ड अपना नाम किया है। जहां IPL के मेगा ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी को 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा है। समस्तीपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी IPL में पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ की देखरेख में अपने हुनर को निखारेंगे। दोस्तों, बिहार अक्सर अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए खबरों में बना रहता है। अब एक बार फिर से बिहार अपनी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सुर्खियों में है। दरअसल बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग के ACS सिद्धार्थ द्वारा लगातार नए आयाम तलाशे जा रहे हैं। इसी तहत ACS सिद्धार्थ प्रतिदिन नए फरमान जारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में ACS सिद्धार्थ ने एक नया फरमान जारी कर दिया है। इस नए फरमान से बिहार के सभी शिक्षकों के बीच खलबली मचा दी है। यह फरमान यह है कि अब ACS सिद्धार्थ हर रोज 10 स्कूलों के शिक्षकों को वीडियो कॉल करेंगे और उनसे बात करेंगे। ACS सिद्धार्थ ने निर्देश जारी करते हुए सभी शिक्षकों से कहा कि अब से वे हर रोज 10 स्कूल टीचरों को वीडियो कॉल करेंगे और उनसे रूबरू होंगे। वीडियो कॉल पर ACS शिक्षकों से स्कूल की पढ़ाई और फिर उनकी क्लास की प्रोग्रेस के बारे में बात करेंगे। उन्होंने बताया है कि जरूरी नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ स्कूल के शिक्षकों के साथ ही किया जाए। जैसे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ कभी भी किसी स्कूल के प्रिंसिपल को भी फोन कर सकते हैं। इसके लिए विभाग की तरफ से नंबर भी जारी कर दिया गया है, जैसे बिहार की सरकारी स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ वहां की व्यवस्था को देखा जा सकता है। इसी के तहत आज ACS सिद्धार्थ ने राजकीय उच्च विद्यालय भीतहा पश्चिम चंपारण में एक शिक्षक को वीडियो कॉल किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल की व्यवस्था को देखा, जिसके बाद उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से मरम्मत और फिर साफ सफाई को लेकर के जवाब मांगा है। इसके अलावा उन्होंने गुरुवार को राज्य के कई स्कूलों में कॉल किया, जहां अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ के अनुसार वह हर दिन बिहार के अलग अलग इलाकों के सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल और शिक्षकों को वीडियो कॉल करेंगे, ताकि स्कूल की व्यवस्था को देखा जा सके। आज भी वीडियो कॉल किया गया है, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी जारी कर दिया है। दोस्तों, खास महल की जमीन को लेकर के सरकार सख्त से सख्त कदम उठाने जा रही है। जो लोग खास महल की जमीन पर 50 या फिर 100 साल से अधिक घर बना रहे हैं, उन्हें राहत मिल जाएगी। लेकिन जिन लोगों ने कब्जा किया है, उन पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से एक्शन लिया जाएगा। मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने खास महल की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का कहना है कि खास महल की बिहार में करीब 4000 एकड़ जमीन है, जो सरकार की जमीन कहलाती है। या कई लोग उस पर 50 या फिर 100 साल से अधिक समय से घर बना करके रहते आए हैं, जब उनके पास मालिकाना हक से संबंधित कोई भी कागजात नहीं है। इसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का लोग दौर लगा चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। अब सरकार इसके बारे में सोच रही है कि उन लोगों को मालिकाना हक कैसे मिले। इसके लिए हम लोग एक प्रारूप तैयार करने का विचार कर रहे हैं। निश्चित राशि जमा करके उनको कागजात के सहित मालिकाना हक मिल जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि राजधानी पटना के शहरी क्षेत्र में 137 एकड़ के करीब खास महल की जमीन है। यह ऐसी जगह पर जमीन है जहाँ की कीमत बहुत ज्यादा है, जहाँ उन जमीनों पर कई सफेद पोश और फिर बड़े लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा किया है। उन जमीनों पर बड़ा व्यवसाय भी हो रहा है। इस तरीके की जमीन को लेकर के सरकार अलग से कानून लाएगी और फिर वह जमीन सरकार अपने कब्जे में लेगी। वहीं पर जितने दिनों तक कब्जा रहा, जब उस जमीन पर अगर व्यवसाय करते आए हैं तो फिर राशि भी वसूली जाएगी। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अफसरशाही और भ्रष्टाचार का राज है। बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। आज थाना हो या फिर कोई भी सरकारी कार्यालय, हर जगह घूस की छूट है। जब सरकार अफसरशाही पर अंकुश लगाने में फेल साबित हुआ है। जब तेजस्वी यादव ये बातें खगड़िया जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान कही है। वो वहाँ पर कोसी कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार भाजपा के इशारों पर आरक्षण की बेहतर व्यवस्था लागू करने नहीं दे रही है। इससे पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC ST आदिवासियों को पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संवाद यात्रा पर तेजस्वी यादव ने कहा कि एक जिले में जाकर के 3 जिलों के चुनिंदा कार्यकर्ताओं से ही वे मिलेंगे। ऐसे में वे बिहार की समस्या भला कैसे जान पाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जीविका दीदी की मांग को भी राज्य सरकार पूरा नहीं कर रही है, जबकि जीविका दीदी से लगातार काम ले रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में स्मार्ट मीटर लगा करके लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है। राजद इसका लगातार विरोध कर रहा है। सड़क से सदन तक इसका विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने घोषणा की थी कि प्रत्येक उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे। इसके लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध है। सरकार बनी तो फिर इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान और फिर आरक्षण विरोधी है। खगड़िया समेत पूरे बिहार के लोगों के पास आज रोजगार के अवसर नहीं है। युवा रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। जब पिछले कुछ माह पहले बिहार के विभिन्न जिलों में बाढ़ आई, लेकिन इसके लिए कोई भी विशेष पैकेज नहीं मिला। बिहार को विशिष्ट राज्य का पैकेज भी नहीं मिल पा रहा है। NDA से गठबंधन का कोई भी लाभ बिहार को नहीं मिल पा रहा है।
दोस्तों, बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में जमीन सर्वे को लेकर के कुछ नए निर्देश दिए गए हैं, जिस निर्देश का पालन सभी जमीन मालिकों को अनिवार्य रूप से करना होगा, तभी जमीन सर्वे का काम किया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार में जमीन सर्वे मालिकों के लिए 4 नए निर्देश जारी किए हैं। सबसे पहला, महिलाओं के नाम का प्रवेश, जहाँ वंशावली में सभी महिलाओं का नाम दर्ज करना अनिवार्य है। अगर महिला शपथ पत्र के माध्यम से संपत्ति के हिस्सेदार से मना करती है तो फिर उसका नाम खानापुरी प्रकरण में दर्ज नहीं होगा। वहीं पर रैयतों के अधिकार, जब 1 जनवरी 1946 के समय आवंटन और जमींदारी उन्मूलन के समय रैयत के नाम रिटर्न में अंकित होंगे और फिर रसीद कट रही हो तो फिर उत्तराधिकारी रैयत माने जाएंगे। ऐसे रैयतों के नाम से खाता खोला जाएगा। गैर मजरूआ भूमि के मामले में अगर हुक्मनामा और फिर रसीदें 1946 से पहले की है और रैयत का दखल है तो फिर उन्हें लाभ मिलेगा। वहीं पर भूमिहीन रैयतों के लिए बास्कीट पर्चा, अगर संबंधित सभी रैयत भूमिहीन है और फिर रैयती भूमि पर उनका मकान है तो फिर अंचल अधिकारी बास्कीट पर्चा निर्गत करेंगे और उनके नाम और फिर जमीन का विवरण खेसरा पंजी में दर्ज किया जाएगा। वहीं पर कागजात नष्ट होने पर लाभ, जिन रैयतों के कागजात नष्ट हो गए हैं वह भी लाभान्वित होंगे यदि उनका दखल रैयती भूमि पर है। तो इसको लेकर के राष्ट्रीय एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा सभी जिलों के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव के जलवे का युग खत्म हो गया है। जब सियासत के बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद भी लालू का कोई राजनीतिक लाभ ना तो उनकी पार्टी आरजेडी को मिल रहा है और ना ही उनसे सटे दूसरे राजनीतिक दल ही ले पा रहे हैं। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी लालू रणनीतिक चूक कर गए थे, जिसका खामियाजा उनके बेटे को भोगना पड़ा था। यह तेजस्वी यादव का जलवा जरूर दिखा, लेकिन लालू के कांग्रेस प्रेम उनकी लुटिया डुबो दी थी जब वे सीएम बनने से चूक गए थे। जब लालू भी समझ गए कि कांग्रेस के माया जाल में फंसे रहने का अब कोई भी औचित्य नहीं है। प्रियंका गांधी के दबाव में कांग्रेस को आरजेडी ने विधानसभा चुनाव में 70 सीटें नहीं दी होंगी तो फिर शायद नीतीश कुमार नहीं बल्कि तेजस्वी यादव आज बिहार के सीएम होते। जब कांग्रेस 70 में से सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई थी, जब 12-14 सीटें कम रहने के कारण तेजस्वी की ताजपोशी नहीं हो पाई थी। शायद यही वजह है कि लालू का अब कांग्रेस से मोहभंग हो गया है। राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का प्रमुख बनाने पर लालू प्रसाद यादव ने भी अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और फिर अरविंद केजरीवाल की तरह सहमति जता दी है, जहां वे ताल ठोक करके कहते हैं कि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व मिलना चाहिए। आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी का दुल्हा बनने का प्रस्ताव देने वाले लालू प्रसाद अब उन्हें कुंवारा रखने की राय जता रहे हैं। जब ममता भी इन नेताओं के मिले समर्थन से गदगद है, उन्होंने सबका आभार जताया है। दोस्तों, बिहार से एक चौंकाने वाली खबर निकल करके सामने आई है। दरअसल बिहार के सरकारी स्कूलों में अधिक वजन वाले बच्चे की संख्या बढ़ गई है, इसलिए अब स्कूल बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील का मेन्यू बदल जाएगा। जब हाल ही में मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों के सरकारी स्कूलों में बच्चों का बॉडी मास इंडेक्स टेस्ट रैंडम तरीके से कराया गया था। इन परीक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि ऐसे बच्चे औसतन पतले होने के बजाय अधिक वजन वाले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के अधिकारियों को बच्चों के पोषण स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करने का निर्देश दिया है। अब यूनिसेफ और स्वास्थ्य विभाग की मदद से बिहार के सभी जिलों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर छात्र छात्रा का दोबारा BMI टेस्ट कराया जाएगा। यह टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल के लंच मेन्यू में भी बदलाव किया जाएगा। साथ ही मध्याह्न भोजन के निदेशक को इस संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अधिक पोषण की जरूरत है। इसके लिए स्कूलों में दैनिक मेनू के अलावा बच्चों के मध्याह्न भोजन में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सब्जियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही विभाग ने हर माह स्कूली बच्चों की BMI जांच कराने की जिम्मेदारी DEO और DPO को सौंपी है। इसके अलावा उन्हें टेस्ट रिपोर्ट से ये जानना होगा कि इसकी वजह से बच्चे के मोटापे में क्या बदलाव आया है। दोस्तों, बिहार के बेगूसराय से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर ग्रामीणों ने DM साहब को बंधक बना लिया। इसके बाद पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। यह घटनास्थल पर 7 थाने की पुलिस मौजूद है और लोगों को समझाने में लगी हुई, लेकिन औसतन लोग उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में किसी तरह से DM साहब को लोगों के चंगुल से छुड़ा करके बाहर निकाला गया है। दरअसल बेगूसराय के अपना आशियाना हटाए जाने से नाराज लोग जम करके बवाल किया। यह इनका कहना है कि यदि इनका आशियाना हटाना है तो फिर पहले उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए, उसके बाद ही कुछ किया जा सकेगा। लिहाजा आशियाने की मांग को लेकर के झुग्गी झोपड़ी के लोगों ने DM तुषार सिंगला को बंधक बना लिया। इसके बाद बेगूसराय जिले के आधा दर्जन थाना सहित सभी पुलिसकर्मी DM को छुड़ाने के लिए पहुंचे। हालांकि झुग्गी झोपड़ी के गरीब मजदूर अपनी मांग पर अड़े हुए थे और फिर DM तुषार सिंगला को किसी तरह से वहां से बचा करके निकाला गया।
दोस्तों, बिहार विधान परिषद की तिरहुत स्नातक क्षेत्र के उपचुनाव में जदयू की हार से पार्टी सदमे में है। हार के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। शिक्षकों की सरकार के प्रति नाराजगी का मुख्य कारक माना जा रहा है। पार्टी को अपने सांसद देवेश चंद्र ठाकुर की उस टिप्पणी याद आ रही है जिसमें उन्होंने कुछ खास जातियों से कहा था कि लोकसभा चुनाव में आपने मुझे वोट नहीं दिया, अब मैं आपका व्यक्तिगत काम नहीं करूंगा। जहाँ ठाकुर की ये टिप्पणी इस साल जून के तीसरे सप्ताह की है। उन्होंने मुस्लिम और यादव जाति से जुड़े हुए लोगों को वोट न देने के लिए उल्लाघना किया था, जब भविष्य में कोई निजी काम न करने की घोषणा भी की थी। ठाकुर ने कुशवाहा समाज को भी पूरा वोट न देने के लिए कोसा था। देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद बनने के कारण ही तिरहुत में उपचुनाव हुआ, जब वे बीते 22 साल से परिषद में इस क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। जी आपको बता दें कि जदयू के अभिषेक झा उनकी ही छत्र छाया में वोट मांग रहे थे। अभिषेक चौथे नंबर पर चले गए। जेडीयू ने आधिकारिक तौर पर इस हार की समीक्षा नहीं की है, लेकिन उसके कई नेता मान रहे हैं कि हार में सांसद की जून वाली टिप्पणी का हाथ है। सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने ठाकुर की टिप्पणी की भूमिका के बारे में पूछने पर कहा कि किसी नेता को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे लोग आहत हो। उन्होंने शिक्षकों की नाराजगी की संभावना से भी इनकार किया है, लेकिन दावा किया है कि विधानसभा चुनाव तक सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल महावीर बाल कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास किया है। यह अस्पताल महावीर कैंसर संस्थान की ओर से कैंसर पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि 18 साल तक कैंसर पीड़ित बच्चों और फिर किशोरों के इलाज के लिए ये देश का पहला अस्पताल बनेगा। महावीर मंदिर न्यास की ओर से बनाया जा रहा ये अस्पताल 100 बेड की क्षमता का होगा, जिसमें कैंसर से पीड़ित 18 साल तक के सभी बच्चे और किशोरों का निःशुल्क यानी कि फ्री में इलाज होगा। अस्पताल निर्माण का काम जनवरी 2025 से शुरू होगा। वहीं पर यह अस्पताल 18 महीने में बनकर के तैयार हो जाएगा। इसकी जानकारी महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने दी है। उन्होंने बताया है कि यह अस्पताल 60,000 वर्ग फुट में बनेगा, जो 7 तल्ले का होगा। वहीं पर इसके निर्माण में 25 करोड़ रुपए भी खर्च आएंगे। किशोर कुणाल ने बताया है कि महावीर कैंसर संस्थान में सभी बच्चों का अलग वार्ड है। महावीर कैंसर संस्थान की 26वीं वर्षगांठ 12 दिसंबर को ही था, लिहाजा इस मौके पर महावीर बाल कैंसर अस्पताल की नींव रखी गई। दोस्तों, खुदरा महंगाई दर पर नवंबर में घटकर के 5.48% पर आ गई है, जब पिछले महीने अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर उछल करके 14 महीने के उच्चतम स्तर 6.21% पर पहुंच गई थी। ऐसा सब्जियों की कीमतों में नरमी और खाद्य तेल की कीमतों में स्थिरता के कारण हुआ है। जहाँ सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने गुरुवार को जारी आंकड़े के अनुसार नवंबर में खाद्य वस्तुओं की महंगाई घटकर के 9.4% रही, जो कि पिछले महीने अक्टूबर में 10.87% थी। नवंबर 2023 में 8.70% रही थी। नवंबर 2024 में सब्जियों, दालों, चीनी एवं मिष्ठान, फलों, अंडे, दूध, मसालों, परिवहन एवं संचार और फिर व्यक्तिगत देखभाल संबंधित उत्पादों की महंगाई दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने पिछले हफ्ते अपनी समीक्षा में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान को बढ़ा करके 4.8% कर दिया था। एनएसओ के जारी महंगाई बास्केट में करीब 50% योगदान खाने पीने की चीजों का होता है, जो समग्र उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई बास्केट का लगभग आधा हिस्सा बनाती है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 दिसंबर 2024 को बिहार के स्वास्थ्य विभाग के तहत 109 मुफ्त औषधि वाहनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। खबर के अनुसार ये योजना राज्य के यानी कि बिहार के हर घर तक निःशुल्क औषधि और फिर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इन वाहनों के माध्यम से लोगों को औषधियों के वितरण के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दूं कि इस योजना के तहत 38 जिला मुख्यालयों से प्रखंड मुख्यालय तक 38 मुफ्त औषधि वाहन चलाए जाएंगे, जबकि बचे हुए वाहन प्रखंड से पंचायत स्तर तक दवाइयां पहुंचाएंगे। ये कदम शहरी और फिर ग्रामीण दोनों क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर ढंग से उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। दरअसल इन मुफ्त औषधि वाहनों को प्रथम एवं द्वितीय स्तर पर संचालित किया जाएगा। नीतीश सरकार ने 38 जिला मुख्यालय से प्रखंड मुख्यालय तक 38 मुफ्त औषधि वाहन चलाए जाने का निर्णय लिया, इससे प्रदेश के लोगों को मुफ्त में दवाइयां उपलब्ध होगी। दोस्तों,
दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित महिला संवाद यात्रा को लेकर के आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की आंख सेकने वाले बयान पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। जहां इसी क्रम में बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए के प्रमुख घटक दल जेडीयू ने पटना की सड़कों पर अनोखा प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने अनोखे अंदाज में जोकरों वाले वस्त्र पहने और सीटियां भी बजाई है। जेडीयू के शिक्षा प्रकोष्ठ के इस अनोखे प्रदर्शन को बड़ी संख्या में लोगों ने देखा है। जब प्रदर्शन के दौरान जदयू कार्यकर्ता हाथ में पोस्टर लेकर के नजर आए, इसमें लिखा था गजबे रफ्तार जोकर अवतार। पोस्टर में लालू प्रसाद और फिर राबड़ी देवी की कार्टून भी बनी हुई थी। यह पोस्टर के जरिए जदयू कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद यादव को राजनीति का जोकर बताया है। दोस्तों, बिहार सरकार ने पटना में मोइनुल हक स्टेडियम को राज्य क्रिकेट संघ को हस्तांतरित कर दिया है, जिससे इसे 400 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 40,000 सीटों की क्षमता वाला एक बहुखेल परिसर और फिर एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल बनाने का रास्ता साफ हो गया है। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पुनर्निर्माण स्टेडियम में 76 कॉर्पोरेट बॉक्स और फिर 250 वीआईपी के लिए आवास होंगे और खेल परिसर में एक बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, 5 सितारा होटल यानी कि 5 स्टार होटल, ये पूरी तरीके से सुसज्जित खिलाड़ियों का छात्रावास, रेस्टोरेंट, एक क्लब हाउस और फिर अन्य आधुनिक सुविधाएं होंगी। निर्माण कार्य अगले साल की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है, जैसे 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। निर्माण कार्य में तेजी लाएगा। जब बीसीए मंगलवार को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के बाद एक प्रेस विज्ञप्ति में बीसीए अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी ने कहा कि बिहार सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, अब बीसीए को अपना काम शुरू कर देना है। जब बीसीए निर्माण कार्य में तेजी लाएगा और फिर 2-3 साल के भीतर बिहार के लोगों को एक विश्व स्तरीय स्टेडियम देगा, जहां से अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आनंद ले सकेंगे। समझौते के तहत बिहार सरकार ने लगभग 37 करोड़ रुपए की भूमि रजिस्ट्री फीस माफ कर दी है। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आईपीएल की किसी टीम से जुड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव को आईपीएल की मेगा नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा था। वैभव सूर्यवंशी ने बताया है कि काफी अच्छा लग रहा है कि आईपीएल में मेरा सिलेक्शन हुआ है। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले 13 वर्ष के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल की किसी टीम से जुड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव को आईपीएल की मेगा नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा था। वैभव सूर्यवंशी ने बताया है कि काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आईपीएल में मेरा सिलेक्शन हुआ है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और फिर कोच को देते हैं। जब वैभव ने बीसीए को भी सहयोग करने का धन्यवाद किया है। कल वैभव को सीएम नीतीश कुमार ने सम्मानित किया। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और फिर सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। आईपीएल में अपने प्रदर्शन को लेकर के वैभव ने कहा कि मैच की पिच के अनुसार प्रदर्शन डिपेंड करता है। राजस्थान रॉयल्स के कोच राहुल द्रविड़ हैं, इसको लेकर के वैभव काफ़ी खुश हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे राहुल सर से बहुत कुछ सीखने को का मौका मिलेगा। उन्होंने देश के लिए क्रिकेट में जो योगदान दिया है वह किसी से छिपा हुआ नहीं। आईपीएल के बाद मेरा सपना इंडियन टीम के लिए खेलना है। वैभव ने बताया था कि वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा उनके आदर्श है। वहीं पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बीसीए के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने वैभव को आईपीएल में चुने जाने पर कहा कि इसके लिए वैभव बधाई का पात्र है। वैभव को देख करके बिहार के अन्य खिलाड़ियों को भी मोटिवेशन मिलता है। वैभव को देख करके अन्य खिलाड़ी भी इसी स्तर के निकलेंगे और फिर हमारी ये चाहत है कि आने वाले दिनों में टीम इंडिया में अधिक से अधिक बिहार के खिलाड़ियों की भागीदारी हो। बीसीए में जो भी होनहार खिलाड़ी है, हम उस पर नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संगठन एवं चुनावी प्रभारी सांसद अरुण भारती ने कहा कि आने वाले दिनों में आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर उनकी पार्टी तैयारी कर रही है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा ये गठबंधन तय करेगा। जब पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पिछले विधानसभा चुनाव में ओबरा से पार्टी के प्रत्याशी रहे डॉक्टर प्रकाश चंद्रा के कार्यालय पर उनका बुधवार की देर रात स्वागत किया। प्रेस से बातचीत करते हुए अरुण भारती ने कहा कि गठबंधन में तय होगा कि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के प्रत्याशियों को जीतने के साथ गठबंधन के साथ ही प्रत्याशियों को विजय बनाने का पूरा प्रयास होगा। दोस्तों, प्रयागराज जो कि पहले इलाहाबाद था, जहाँ प्रयागराज इलाहाबाद में दिव्य और भव्य महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां अंतिम दौर में है। जब निमंत्रण पत्र भी भेजे जाने लगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्योता भेजा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित बिहार सरकार के अन्य मंत्रियों को भी महाकुंभ में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सचान और फिर दयाशंकर सिंह गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
कुमार के आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की। इस दौरान योगी सरकार के मंत्रियों ने महाकुंभ में आने के लिए उन्हें निमंत्रण पत्र भेंट किया है। दोस्तों, राजनीति असीमित संभावनाओं का खेल है। लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव पिछले दिनों वैशाली जिले के महुआ विधानसभा से चुनाव लड़ने का संकेत हाजीपुर में एक निजी कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए दिए थे। महुआ विधायक राजद के मुकेश रोशन के खिलाफ चुनाव लड़ने का बिगुल इससे पहले भी तेज प्रताप यादव द्वारा फूंका जा चुका है। आपको बता दूं कि साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियां अपना समीकरण बैठाने में लगी हुई है और तेज प्रताप के बयान आने के बाद महुआ के विधायक मुकेश रोशन के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ था। लेकिन इन तमाम अटकलों के बीच राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव महुआ विधायक मुकेश रोशन के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए महुआ पहुंचे, जहां पर लालू प्रसाद यादव अपने बगल वाली कुर्सी पर महुआ विधायक को बैठाते हैं और फिर पूरे कार्यक्रम में अपने साथ रखते हैं। महुआ विधायक पटना से ही लालू प्रसाद यादव के गाड़ी में सवार होकर के महुआ तक पहुंचे थे। अब लालू प्रसाद यादव के द्वारा महुआ विधायक मुकेश रोशन को अपने साथ रख करके लालू प्रसाद यादव ने अपना मैसेज साफ कर दिया है। इन सभी के बीच जिस समय लालू प्रसाद यादव मुकेश रोशन को अपना साथ लेकर के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, उसी समय ही उनके बड़े लाल तेज प्रताप यादव के द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा था कि महुआ हमारी परंपरागत सीट रही है। मैंने महुआ के विकास के लिए अपने विधायक फंड के साथ माता जी के फंड से भी राशि दिलवाया है। जब अपने कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज दिलवाया। मेरा शरीर कहीं भी रहे, मेरी आत्मा महुआ में ही रहता है। दोस्तों, बिहार की स्थिति पर प्रशांत किशोर ने कहा कि राजनीति में केवल चुनाव जीतने हारने से समाज में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। 1990 में लालू जी मुख्यमंत्री बने, तब भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य था और फिर 2004 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तब भी कमोबेश स्थिति वही है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार की जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने बिहार वासियों से स्पष्ट कर दिया है कि कहा कि राजनीति में केवल चुनाव जीतने और फिर हारने से समाज में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। उन्होंने कहा कि चुनाव चाहे कोई भी जीते या फिर हारे, जब तक समाज के स्तर पर बदलाव नहीं होगा, दलों की जीत हार के से अमूलचूल परिवर्तन की अपेक्षा करना व्यर्थ है। दोस्तों, बिहार की 6,808 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान का कंस्ट्रक्शन वर्क जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसको लेकर के 652 करोड़ रुपए की योजना को मंजूर दे दी गई है। इसके साथ इन पंचायतों में कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने की ग्रामीण विकास विभाग की तैयारी है। इसकी तिथि तय करने को लेकर के विभागीय पदाधिकारी मंथन कर रहे हैं। मनरेगा से इन खेल मैदानों का कंस्ट्रक्शन होगा। जब मार्च 2025 तक खेल मैदानों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। बिहार की हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक खेल का मैदान अनिवार्य रूप से हो, इसी फोकस से इस पर काम चल रहा है। 6,828 खेल मैदानों के लिए जमीन को मार्क कर लिया गया है। इनमें 6,808 के निर्माण की मंजूरी मिल गई है। वहीं पर बाकी ग्राम पंचायतों में खेल मैदान के लिए जमीन की तलाश जिला और फिर प्रखंड के लेवल पर की जा रही है, ताकि बिहार की सभी 8,500 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण किया जा सके। दोस्तों, बिहार की बेटियां स्मार्ट और सशक्त हो रही है। जब देश में हर क्षेत्र में परचम लहराने के बाद अब अकेले विदेश जाने में पीछे नहीं है। बिहार से अकेले विदेश जाने वाली महिलाओं की संख्या में साल दर साल इजाफा हो रहा है। जब 5 साल में ये संख्या 10 गुना बढ़ गई है। ये महिलाएं पढ़ाई, रिसर्च, रोजगार आदि कार्यों के लिए गई है। 2019 में बिहार से 10,654 महिलाएं अकेले विदेश यात्रा पर गई थी। वहीं पर इस साल नवंबर तक 1,05,000 महिलाओं ने विदेश यात्रा की है। जब कोरोना काल यानी कि साल 2021 और फिर 2022 को छोड़ दें तो अकेले विदेश जाने वाली महिलाओं की संख्या साल 2019 से लगातार बढ़ रही है। साल 2023-24 में 3,80,000 लोगों ने अपना पासपोर्ट बनाया है। इनमें 1.5 लाख अकेली महिलाएं शामिल है। इनमें 1,05,000 ऐसी महिलाएं हैं जो कि अकेले विदेश यात्रा पर गई हैं। इनमें सबसे ज्यादा रिसर्च और फिर पढ़ाई के मकसद से गई है। पढ़ाई के लिए जाने वाली ऐसी महिलाएं जो कि 5 साल तक का वीजा मिलता है। अधिकतर महिलाएं अमेरिका के अलग अलग राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए जाती है। वहीं पर सैर सपाटा के लिए अधिकतर महिलाएं यूरोपीय देश में जा रही है। दोस्तों, बिहार की 3 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा है। जब सम्मान समारोह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। समारोह में 3 पंचायतों को सतत विकास पुरस्कार 2024 दिया गया। जब स्वास्थ्य ग्राम पंचायत विषय पर मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड की जजुआर मध्य पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर 3रा स्थान प्राप्त किया है। आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त ग्राम पंचायत विषय पर नालंदा जिले के एंकर
लखीसराय प्रखंड की परथू ग्राम पंचायत को भी तीसरा स्थान और फिर जहानाबाद जिले के मखदूमपुर प्रखंड की पुनहरा पंचायत को सुशासन युक्त ग्राम पंचायत के तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह कार्यक्रम में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने विजेता पंचायतों को डिजिटल माध्यम से इनाम की राशि दी है। दोस्तों, बिहार के 173 गांव में आज भी किसी भी मोबाइल कंपनी का नेटवर्क काम नहीं करता है। जब केंद्र सरकार की भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत हुई समीक्षा में ये बात सामने आई है। इतना ही नहीं, बिहार में कुल 44,888 गाँव में से 234 गाँव ऐसे हैं जहां पर अब भी 4G नेटवर्क काम नहीं करता है। केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस पर गंभीर चिंता जताई है। यह सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 5 दिसंबर को मुख्य सचिव को इसकी रिपोर्ट सौंपी है। इसमें बताया गया है कि 173 गांव में मोबाइल नेटवर्क न होने के कारण वहां पंचायत सरकार भवन में इंटरनेट सुविधा बहाल करने में परेशानी आ रही है। वहीं पर मंत्रालय ने बिहार के सूचना एवं तकनीकी विभाग से पूछा है कि इन गांवों में मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने के लिए कितने मोबाइल टावर खड़े किए जाने की आवश्यकता है, इसका आकलन करके बताएं। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से कहा है कि वे सर्वे करा करके बताएं कि कुल कितने गाँव में 4G नेटवर्क काम नहीं कर रहे हैं। मुख्य सचिव को भेजी रिपोर्ट में संचार मंत्रालय ने बिहार में संचार उपकरणों की चोरी पर भी गंभीर चिंता जताई है। दोस्तों, बिहार के उद्यमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और फिर बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत नीतीश सरकार दूसरी किस्त जारी करने जा रही है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के खाते में 1-1 लाख रुपए की राशि जमा की जाएगी। ये राशि उन्हें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मदद के रूप में दी जाएगी। खबर के अनुसार इस योजना का उद्देश्य बिहार में छोटे और फिर मझोले उद्योगों को बढ़ावा देना है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हों और फिर बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। उद्योग विभाग द्वारा पटना स्थित नए भवन में 12 दिसंबर को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां पर एक किस्त जारी की जाएगी। आपको बता दूं कि इस योजना से बिहार के उद्यमियों को अपनी योजनाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी और फिर इससे बिहार के औद्योगिक विकास को भी बल मिलेगा। बिहार सरकार की इस योजना से स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और फिर रोजगार युवाओं की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। दोस्तों, BSEB ने बिहार बोर्ड 10वीं और फिर 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जब 10वीं की परीक्षा 17 से 25 फरवरी 2025 तक होगी, वहीं पर इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 से 15 फरवरी 2025 तक होगी। जब बिहार बोर्ड 10वीं और फिर 12वीं की परीक्षाएं सुबह और फिर दोपहर 2 शिफ्ट में होगी। जब पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। इस बीच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट और फिर मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर भी जारी कर दिया है। जब बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.biharboardonline.com पर विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। इन्हीं मॉडल पेपर के मुताबिक छात्र तैयारी कर सकते हैं। जब बिहार बोर्ड ने अपने एक्स हैंडल पर बिहार बोर्ड 10वीं और फिर 12वीं के मॉडल पेपर जारी करने की जानकारी दी है। दोस्तों, पूर्व सांसद और जेडीयू के नेता आनंद मोहन ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। जी हां, जेडीयू नेता। दरअसल बात यह है कि तिरहुत स्नातक स्तरीय विधान पार्षद के उपचुनाव में जेडीयू की मिली हार के लिए उन्होंने जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को जिम्मेदार ठहराया है। आनंद मोहन ने चुनाव में राजपूतों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि राजपूतों के साथ बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार करेंगे तो फिर हार मिलेगी। तिरहुत स्नातक क्षेत्र में 5 विधायक और फिर 2 सांसद राजपूत हैं, फिर भी हमें नहीं पूछा गया। तिरहुत स्नातक क्षेत्र में जदयू को मिली बड़ी हार को लेकर के आनंद मोहन ने कई बातों को गिनाते हुए सरकार के एजेंट पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। आनंद मोहन ने नीतीश कुमार को चेताते हुए कहा कि बिहार में शिक्षकों की नाराजगी स्नातक शिक्षक उपचुनाव में हार की सबसे बड़ी वजह बनी है। यह शिक्षकों के मांगों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सदन में शिक्षकों के लिए जो ऐलान किया है उसे चुनाव से पहले अमली जमा पहनाया जाना चाहिए। आनंद मोहन के अनुसार स्मार्ट मीटर की वजह से आम लोगों में नाराजगी बढ़ी है। स्मार्ट मीटर से ज़्यादा बिजली बिल आ रहा है। आनंद मोहन ने बिहार में हो रहे जमीन सर्वे को लेकर भी सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जमीन सर्वे ग्रामीणों के बीच में आपसी झगड़े और फिर फसाद की बड़ी वजह बन रही है। खबर किशनगंज से है। किशनगंज बीएसएफ सेक्टर के बंगाल के चोपड़ा में एक बांग्लादेशी नाबालिग युवती को जवानों ने गिरफ्तार किया है, जहां युवती बांग्लादेश से भारत में प्रवेश कर रही थी। मालूम हो कि बांग्लादेश में नई सरकार की गठन के बाद से ही हिंदुओं पर लगातार अत्याचार जारी है। बांग्लादेश में रहने वाले माइनॉरिटी के लोग भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। उसी क्रम में बांग्लादेश से भारत में प्रवेश कर रही एक नाबालिग को बीएसएफ के जवानों ने बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर के चोपड़ा ब्लॉक के
के फतेहपुर BOP इलाके से गिरफ्तार किया है, जिसके बाद जवानों ने नाबालिग को चोपड़ा थाने की पुलिस को सौंप दिया है, जहां पूछताछ के क्रम में नाबालिग ने बताया कि वह बांग्लादेश के पंचागढ़ जिले की रहने वाली है। नाबालिग का पूरा परिवार इस्कॉन से जुड़ा हुआ है। बच्ची काफी डरी और सहमी सी है। नाबालिग ने बताया कि वो जलपाईगुड़ी के बालकोला में एक रिश्तेदार के घर जाने वाली थी, जहां भारत में रह रहे नाबालिग के नाना को जब पुलिस ने बुलाकर पूछताछ किया तो नाना ने बताया कि बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े परिवारों को उपद्रवी लगातार धमकी दे रहे हैं, उनकी बच्चियों को उठा ले जाने की धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद नाबालिग को कोई रास्ता न मिलने पर भारत आ गई। नाना ने बताया कि बच्ची के माता और पिता दोनों बीमार हैं। उन्होंने आगे बताया कि इस्कॉन से जुड़े लोगों के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसी घटनाएं बांग्लादेश में हो रही है और उनका पूरा परिवार इस्कॉन से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस जिला बाल कल्याण संघ के माध्यम से उसे घर भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। दोस्तों, आप इस खबर को लेकर क्या कहेंगे? आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किशनगंज में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही विभिन्न पार्टियों के द्वारा पार्टी विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस ने अपने पार्टी का विस्तार करते हुए युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नए कार्यकर्ता को दी है। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश कार्यालय गरीबदास ने एक पत्र जारी किया है। इस मनोनयन पत्र के तहत युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मोहम्मद सदफ को दी है। कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद आजाद की निज आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां नव मनोनीत युवा अध्यक्ष मोहम्मद सदफ को कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद सहित दर्जनों अधिकारियों ने उन्हें बधाइयां देते हुए सम्मानित किया है। इस दौरान सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने कहा कि मोहम्मद सदफ एक कर्मठ और लगनशील कार्यकर्ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन में कार्य करने वालों को सम्मान मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि मोहम्मद सदफ कांग्रेस पार्टी के संगठन को बूथ स्तर से लेकर जिला तक मजबूत करेंगे और नए ऊर्जा के साथ युवाओं को जोड़ेंगे। इस मौके पर मोहम्मद सदफ ने सभी का आभार जताया है और निष्ठापूर्वक कार्य करने की बात कही है। कार्यक्रम में कांग्रेस के दर्जनों पदाधिकारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। दोस्तों, आप इस खबर को लेकर क्या कहेंगे? आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।